आगे चलते हुए अब हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी को ईटा से जाहिर किया जाता है। विस्कोसिटी जिसका यूनिट है पॉइज और जो बराबर होता है 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। अगेन यूनिट्स मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा इसके छोटे यूनिट सेंटीपॉइज भी हो सकते हैं या फिर मिलीपॉइज भी यूज हो सकता है, क्योंकि विस्कोसिटी कई दफ़ा काफ़ी कम भी हो सकती है। विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या है? विस्कोसिटी इज द फोर्स पर यूनिट एरिया required to maintain a unit velocity difference between two layers a unit distance apart। दो लेयर्स हैं, ये हाइपोथेटिकल लेयर्स होती हैं। सही है जनाब। लिक्विड्स के दरमियान में आपने फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में 6th चैप्टर में बर्नौली थ्योरम पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है अबाउट फ्लूइड्स। वहाँ पर आपको, बहुत पहले की बात है जब आप छोटे हुआ करते थे, तो वहाँ पर आपको क्या बताया गया था कि लिक्विड्स के दरमियान में जो एटम्स मूव कर रहे हैं ना, उनको हम हाइपोथेटिकल लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। और वो लेयर्स जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ मूव करती हैं तो देयर इज़ ए डिफरेंस इन वेलोसिटी, और उसकी वजह से, वो रगड़ की वजह से एक विस्कोसिटी या फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। उसे ईटा कहते हैं और उसे नापा जाता है पॉइज या सेंटीपॉइज या मिलीपॉइज के अंदर या किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के अंदर। विस्कोसिटी जो है ना, ये असल में बताती है हमें, इसकी वैल्यू, एक ख़ास वैल्यू अगर आए तो उससे हमें फ़्लो की टाइप पता लगती है। इधर इट इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो और इट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। सही हो गई थी बात। विस्कोसिटी का जो बिल्कुल ऑपोजिट है उसे आप कहते हैं फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी जो है वो 1/ईटा के बराबर होती है। एक बात याद रखनी है विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी जो है ना, वो उसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो इनवर्स है। सही होगा जी बात। आपने गैसेस के बारे में ये पढ़ा था, फर्क देख लें। गैसेस में आपने क्या पढ़ा? टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है। लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। सरफेस टेंशन भी कम होती है। सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड कर रही है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती हैं, सरफेस टेंशन भी कम होती है। और इसी तरीके से ईटा यानी कि विस्कोसिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है फॉर लिक्विड्स। गैसेस के लिए नहीं, गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। सही हो गई थी बात। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए विस्कोसिटी के बारे में। एक और बात याद रखनी है आपने कि विस्कोसिटी ईटा के लिए आप a e⁻b/RT, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1/T और लॉग के दरमियान में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब यहाँ से जो वैल्यू आती है ना वो इस तरह आती है ग्राफ की। और यहाँ से ये भी पता लगता है, ये वैल्यू जो है ना, यहाँ पे अगर आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालें तो क्या पता लगता है कि टेम्परेचर में अगर आप इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तो 2% डिक्रीज आता है ईटा के अंदर, यानी कि विस्कोसिटी फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज 2% वो डिक्रीज कर जाती है फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड। सही हो गई थी बात। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक बात और आपने याद रख लेनी है वो विस्कोसिटी के बारे में ये है कि विस्कोसिटी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती और उसको निकालना भी मुश्किल होता है। अलबत्ता उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी सनाउल्लाह की बुक में, पियोसेली इक्वेशन आप उसे कह सकते हैं। नाम, प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी जो साइंटिस्ट है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन पियोसेली इक्वेशन एक के नाम से एक इक्वेशन है जो ईटा की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने में हमें मदद करती है। लेकिन आमतौर पर हम रिलेटिव विस्कोसिटी ही निकालना पसंद करते हैं, और रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर जो है ना उसकी मदद से निकाली जाती है, जिसके बारे में डिटेल में हमें सनाउल्लाह की बुक में समझाया गया है। लेकिन हमने डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं है। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर में हम विस्कोसिटी को कंपेयर कर लेते हैं प्रेशर की टर्म्स में या डेंसिटी की टर्म्स में विद वाटर। वाटर की विस्कोसिटी के साथ जब हम किसी और लिक्विड की विस्कोसिटी को कंपेयर करते हैं तो ये जो रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड है ये हमारे पास आ जाती है। आपने बीएससी के अंदर विस्कोसिटी को निकालने के लिए विस्कोमीटर का प्रैक्टिकल भी किया होता है, लेकिन वो भी क्योंकि थोड़ी पुरानी बात है इसलिए आपको वो अभी याद नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। अगर आपको विस्कोसिटी के बारे में पता लग जाए, ईटा की वैल्यू आपके पास हो, तो आप रेनॉल्ड्स नंबर की बुनियाद पर ये बता सकते हैं कि किसी लिक्विड का फ्लो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर वो टर्बुलेंट फ्लो है।
विस्कोसिटी के बारे में जो रेनॉल्ड नंबर है उसके लिए 2RV/d/ईटा एक फार्मूला है। इस फार्मूला में हम ये मान रहे हैं कि एक लिक्विड को आप फ्लो करवा रहे हैं एक खास ट्यूब में से जिसका डायमीटर r है, उसके अंदर जो लिक्विड की वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो v बार है, और यहाँ पर जो d है वो डेंसिटी है, जबकि ईटा विस्कोसिटी है। तो अगर ये रेनॉल्ड नंबर अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू 2000 के पास आती है तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन होगा। विस्कोसिटी, जैसा कि हमने पहले कहा, सरफेस टेंशन के बारे में प्योरली एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर डिपेंड करेगी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है तो होमोलोगस सीरीज के लिए ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न भी शो करेगी। और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है तो डंस्टन ने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है और वो फार्मूला ये कहता है कि अगर आप ये चीज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे T/m इंटू ईटा इंटू 10⁻⁶ तो इसकी वैल्यू 40 से 60 आनी चाहिए ऐसे लिक्विड्स की जो अनएसोसिएटेड हैं। अनएसोसिएटेड से मुराद है कि दे हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़ास टाइप की है। ख़ास टाइप की है तो उनके लिए ख़ास वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर लिक्विड एसोसिएटेड हो जाएंगे, एसोसिएटेड का मतलब जो आपस में फोर्सेस बनाते हैं, लाइक वाटर की बात करें, नॉन एसोसिएटेड का मतलब है लाइक बेंजीन, वो आपस में इतनी ज़बरदस्त फोर्सेस नहीं डेवलप करते, लेकिन पानी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में ज़्यादा फोर्स डेवलप करता है। अल्कोहल भी इसी क्लास में आ जाएगा। तो जो एसोसिएटेड लिक्विड है उनके लिए ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, फॉर एसोसिएटेड लिक्विड्स ये वैल्यू आएगी ज़्यादा देन नॉन एसोसिएटेड वंस। सही हो गई थी बात। सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है, 10⁻⁶ के साथ ये वैल्यू लिखी हुई है। सिंपल सिस्टम में ये वैल्यू खाली फार्मूले के साथ है। दोनों फार्मूलाज आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, वो दोनों आपने देख लेने हैं। अब चलते हैं विस्कोसिटी के साथ भी एक और चीज़ हमें मिलेगी और वो चीज़ हमें मिल रही है रियो कर। पिछली बारी हमने क्या पढ़ा था, वो था पैरा कर। पैरा कर उस वक्त इज द मोलर वॉल्यूम m/d व्हेन सरफेस टेंशन इज यूनिटी। पिछली बारी हमने क्या कहा था कि पैरा कर इज द मोलर वॉल्यूम एट द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन इज यूनिटी, और रियो कर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम एट द टेम्परेचर एट विच विस्कोसिटी इज टेकन एज यूनिटी। और बिल्कुल पैरा कर की तरह रियो कर भी एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये एटम्स पर, इंडिविजुअल एटम्स पर डिपेंड करती है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पर, बॉन्डिंग पर, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है विस्कोसिटी। तो ये एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी चाहिए। विस्कोसिटी के बारे में इतनी ही बातें हैं हमारे पास। अब हम आगे जा रहे हैं, बल्कि अब बीएससी से हम निकल कर वापस एफएससी की तरफ जाएंगे और अब हमने बात करनी है एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और उससे रिलेटेड जो हमारे पास हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी बात होगी। तो अब हम ज़रा फेस शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी एफएससी साइड और फिर वापस आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उससे अगले टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह।